Hello friends, in today's class we will be discussing the topic dissolution of a partnership firm. जैसा कि आप सबको पता है कि बिजनेस वैसे तो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा पर्पस, हमारा माइंड में यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इसको बहुत लंबा लेके जाएंगे। बट लाइफ में अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है, कई रीजंस के कारण बिजनेस को क्लोज भी करना पड़ता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कि बिजनेस को जब क्लोज किया जाएगा तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे और क्या क्या अकाउंट्स उसके अंदर बनाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि पार्टनरशिप कैसे बनती है, डीड कैसे बनाते हैं, फिर उसके अंदर डीड में चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, एडमिशन रिटायरमेंट भी होता है, लेकिन बिजनेस है वो कंटिन्यू रहता है। बट आज हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि अब बिजनेस भी डिसकंटिन्यू हो रहा है, बिजनेस पूरी तरह से बंद हो रहा है। तो अभी तक हमने बिजनेस स्टार्ट करना या बिजनेस को रन करना सीखा था, अभी हम लोग बिजनेस को क्लोज करना सीखेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है वो बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है, क्योंकि कोई भी बिजनेस को बनाना या उसको चलाना टफ होता है, लेकिन उसी बिजनेस को बंद करना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान रहता है। तो बिजनेस बंद करने की अकाउंटिंग भी उसी तरह बहुत आसान रहेगी। और आज की क्लास में हम लोग कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देंगे, यानी कि हम लोग इसकी कुछ खास थियरी नहीं पढ़ेंगे और ना ही हम जर्नल एंट्रीज वगैरह में जाएंगे। आज हम लोग कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे कि क्या क्या हमें काम इस चैप्टर के अंदर करना है, पूरा ओवरव्यू हम लोग इसका लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जो थियोरेटिकल पार्ट है या वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, पूरा फोकस करके देखना। पूरा कंसेप्ट आज मैं आपके दिमाग के अंदर डाल दूंगा। देखो, मैंने कहा ये चैप्टर बहुत इजी है कंपैरेटिवली उन चैप्टर से। तो इजी क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कुछ लॉजिक्स है, कुछ रीजंस है। तो वो रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन तो जो अभी तक आपने चैप्टर्स किए थे उसके अंदर बार बार आपको न्यू रेशियो, गैनिंग रेशियो, कभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता था। इस चैप्टर के अंदर क्योंकि पार्टनरशिप बंद हो रही है, कोई नया पार्टनर आना जाना कुछ नहीं है, बिजनेस फर्म ही क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे कोई तरह का रेशियो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। अभी तक आपने एडमिशन हुआ, गुडविल लो, कैश में लाया नहीं लाया, तरह तरह के झंझट आते थे, हर चैप्टर में था गुडविल का ट्रीटमेंट। बट जब बिजनेस ही बंद हो गया है तो यहाँ पे गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा जो इस चैप्टर को और इजी बनाता है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पे मोस्टली वे क्वेश्चंस जिसके अंदर कैपिटल एडजस्ट करनी होती है वो टेक्निकल होते हैं, टफ बन जाते हैं। बट यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, तो बहुत आसान रहेगा। वैसे कैपिटल एडजस्टमेंट तो खैर इस सेशन के अंदर वैसे भी आपका टॉपिक हट चुका है, तो वहाँ भी नहीं करना, यहाँ भी नहीं करना। उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट जो बच्चों की बड़ी दिक्कत रहती है कि सर बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म खत्म हो गई, सारी एसेट्स लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी, तो आपको बैलेंस शीट मैच करवाने का झंझट नहीं रहेगा। तो ये चार जो रीजंस हैं, उन रीजंस के कारण ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है। और अभी तक बिजनेस जो है वो रन कर रहा था, एडमिशन होने के बाद में पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो गया बट बिजनेस कंटिन्यू रहा। रिटायरमेंट होने के बाद में एक पार्टनर रिटायर होकर चला गया, रिमेनिंग पार्टनर ने बिजनेस कैरी ऑन किया, तो बिजनेस एग्जिस्ट करा। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट था, वो रिलेशनशिप था, वो खत्म हो रहा है, यानी कि फर्म का बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो अब उस बिजनेस को कोई भी रन नहीं करने वाला है। इसका मतलब जो बिजनेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उनको हमें सेटल करना पड़ेगा। What is dissolution is defined by section 39 of the पार्टनरशिप एक्ट। और वो सेक्शन 39 कहता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का सभी पार्टनर्स के बीच में खत्म हो जाना, एंड हो जाना, इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म।
अगर एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो इट इज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। बट सारे पार्टनर्स के बीच में ही अगर रिलेशन खत्म हो रहा है, दैट मीन्स इट इज डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड बिजनेस डिसकंटिन्यूज। ओके, सो हाउ विल वी ट्रीट दिस सिचुएशन, हम लोग इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, अकाउंटिंग इसकी कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, बिजनेस आज अब बंद हो रहा है, तो बिजनेस बंद होने से पहले बिजनेस की बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज है, तो वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि हर एक अकाउंट का बैलेंस नील करना पड़ेगा। चलो देखते हैं एक एग्जांपल से क्या काम करना है डिसोल्यूशन के अंदर। देखो, ये जिस दिन फर्म डिसोल्व हो रही है उस दिन की बैलेंस शीट हमारे सामने है। तो बैलेंस शीट में आपको पता है क्या दो चीजें होगी, एक तो लाइबिलिटीज होगी एंड कुछ एक एसेट्स होगी बिजनेस के पास में, ठीक है। लेट्स से एसेट्स जो है फर्म के पास में, सन्ड्री एसेट्स है 50 लैक्स की, और अगर 50 लैक्स की एसेट्स है दैट मीन्स 50 लाख की लाइबिलिटीज भी होगी, पार्टनर्स की कैपिटल प्लस कुछ अदर लाइबिलिटीज जिसको हम लोग आउटसाइडर लाइबिलिटीज बोल सकते हैं। तो 20 लैक्स की पार्टनर की लाइबिलिटीज है, 30 लैक्स आउटसाइडर लाइबिलिटीज है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द बिजनेस, दिस इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस व्हेन द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा इस दिन, हमें इन सारी एसेट्स को बेच करके इनके पैसे रियलाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि हम बिजनेस क्लोज कर रहे हैं। और क्लोज करने का मतलब केवल इतना सा नहीं है कि आप बिजनेस का आपने लॉक लगा दिया बिजनेस और बिजनेस बंद हो गया। बिजनेस क्लोज करने का अकाउंटिंग के अंदर मतलब यह है कि आप अपनी सारी पोजीशन को नील कर लोगे। यहाँ एसेट्स मैंने सन्ड्री एसेट्स लिखा है, इसके अंदर अलग अलग इंडिविजुअल एसेट्स हैं, उन सारी एसेट्स का नील बैलेंस हो जाना चाहिए, इन सारी लाइबिलिटीज का नील बैलेंस होना जाना चाहिए। यानी कि आपके बिजनेस के जितने अकाउंट्स हैं उनका सबका बैलेंस नील कर दो, दैट मीन्स आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई, आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो हम इनको सर नील कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। तो एसेट्स को सारी को सेल कर देंगे और लाइबिलिटीज को पे कर देंगे, फिर जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स की कैपिटल पे करेंगे। सॉरी, पहले पार्टनर्स का अगर कोई लोन ले रखा है पार्टनर से तो लोन पे करेंगे, फिर हम पार्टनर्स की कैपिटल रीपे करेंगे, और फिर अगर कुछ पैसा एक्स्ट्रा बच गया तो वो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और ये हमारी फर्म इस तरह से डिसॉल्व हो जाती है। एकदम सिंपल सा है, जितना सिंपली मैंने बताया ये एक्चुअल के अंदर उतना ही सिंपल है, बट कुछ एक जो पॉइंट्स हैं, कुछ एक ध्यान रखने की बातें हैं, वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो ये फंडा क्लियर हुआ, सारी एसेट्स का बैलेंस नील करना है, लाइबिलिटीज का भी नील करना है। सर अगर पैसे कम पड़ गए हमारे पास में तो पार्टनर्स की कैपिटल हम रीपे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पार्टनर पेमेंट करने का एक सीक्वेंस होता है, पहले सिक्योर्ड लोन, फिर अनसिक्योर्ड लोन, उसके बाद में पार्टनर्स के लोन वगैरह, उसके बाद में ये जो अपने पार्टनर्स की कैपिटल है वो, और उसके बाद में कुछ बचे तो प्रॉफिट रेशियो के अंदर। तो ये सेटलमेंट का सीक्वेंस रहता है, जैसे ही आपके पैसे खत्म हुए उसके बाद के अमाउंट आप पे नहीं कर पाओगे, बट आउटसाइडर्स को पे करना कंपलसरी है। सर अगर हमारे पास उतना भी पैसा नहीं हो कि हम आउटसाइडर को चुका पाए, तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। उस केस में आप लोगों ने सबसे फर्स्ट डे एक लाइन पढ़ी थी, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, वो अब एप्लीकेबल हो जाएगी। अब पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट से पैसे वसूल किए जाएंगे, अगर इन लाइबिलिटीज को नहीं चुका पाए तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट से पैसा वसूल करके इनको चुकाया जाएगा, ठीक है। तो वो सब इतना डिटेल के अंदर उतना अपने अभी नहीं जाएंगे, अभी हमें नॉर्मल जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है उसको समझना है। इंसॉल्वेंसी और बहुत सारी सिचुएशंस बन सकती है, बट अभी हम नॉर्मल एक प्रोसीजर जो डिसोल्यूशन का है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज करना है, एसेट्स को, और लाइबिलिटीज को पे करना है। तो ये काम जो है रिकवरी वाला काम करने के लिए या फिर सेटलमेंट का काम करने के लिए हम लोग एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट।
realization account is prepared to realize the assets and to pay the outside liabilities and to calculate the profit or loss at the time of dissolution. तो वो रियलाइजेशन अकाउंट इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अकाउंट है। यूं समझो कि रियलाइजेशन अकाउंट समझ आ गया मतलब 90% डिसोल्यूशन आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट? सो वी विल बी डिस्कसिंग द कंप्लीट डिसोल्यूशन प्रोसेस और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स थ्रू दिस बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में मैंने अमाउंट्स नहीं लिए हैं, बेसिकली हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट करना है इन सब आइटम्स का, इन अकाउंट्स को क्लोज कैसे करना है वो हम समझेंगे। सिंपल सा फंडा देखो इतना सा है कि जब भी डिसोल्यूशन आपको करना है मतलब जो भी बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट से आपके वेदर इट इज एसेट और ए लाइबिलिटी, अपने को उन सब अकाउंट्स का बैलेंस नील करना है, सब अकाउंट्स को क्लोज करना है। जैसे ही आप सारे अकाउंट्स क्लोज करते हो उसका मतलब डिसोल्यूशन आपका कंप्लीट होता है। इस एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग क्लोज करेंगे। जब आपका बिजनेस बंद करने का डिसाइड किया उस टाइम आपके बैलेंस शीट में सारे बैलेंसेज नील नहीं होंगे, कुछ ना कुछ बैलेंसेज एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कुछ बहुत सारी लाइबिलिटीज है, इन सबके ये बैलेंसेज अपने को समझना है, इसलिए मैंने अमाउंट लिए नहीं। सबके अंदर कुछ ना कुछ बैलेंस है, कैपिटल भी है, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट भी है, डेटर्स भी है आपके पास, लोन भी दे रखा है आपने। तो यानी कि हर अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है। इन सारे अकाउंट्स को हम लोग जब नील कर देंगे तो हमारा डिसोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नील करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो क्या प्रोसेस है वो अभी समझते हैं हम लोग। देखो जितनी भी एसेट्स हैं जिनको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनसे हमें कैश रिसीव हो जाएगा, उन सारी एसेट्स को हम लोग रिकवरी कर लेते हैं। उनको बेच दो, पैसा वसूल कर लो, और वो जो पैसा आएगा उस पैसे को हम लोग सबसे पहले आउटसाइडर लाइबिलिटीज चुका देंगे, उसके बाद में पार्टनर्स को चुका देंगे, फिर कुछ बचेगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। सो फॉर कलेक्शन ऑफ एसेट्स and payment to outsider liabilities, we prepare a separate account and that account is known as realization account. Realization account इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। उसको हम लोग कैसे बनाते हैं वो अभी समझते हैं। तो क्या कह रहा हूं मैं कि सारी एसेट्स के बैलेंस को करना है नील। तो सबसे पहले एसेट्स के बैलेंस को नील करना है तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, हमेशा लॉजिक सबको क्लियर रहना चाहिए। जितनी भी इधर की एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्टिशियस एसेट है, कुछ भी है, उनका बैलेंस आपका हमेशा कौन सा होता है? डीआर बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और इधर के जो भी आइटम्स होते हैं आपके, उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अभी आपको मैं क्या कह रहा हूं कि सबको नील करना है, यानी कि ये जो भी अकाउंट्स है इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एसेट्स के अकाउंट को शिफ्ट कर देते हैं रियलाइजेशन के अंदर। कलेक्शन के लिए कहाँ भेज देते हैं इनको? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो सब एसेट्स का बैलेंस कौन सा है? डेबिट। तो इनको हम क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इनको एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स के नाम लिखेंगे इंडिविजुअली, एक एक एसेट का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो वो एसेट्स हम लोग ट्रांसफर करेंगे जिनका कलेक्शन करवाना है अपने को, ठीक है, जिनसे रिकवरी पॉसिबल है। होगी या नहीं होगी कोई जरूरी नहीं, हो सकता है आपके पास स्टॉक हो, वो एकदम पुराना स्टॉक बचा हुआ है जो कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, बट चांसेस तो है, कचरा है, फिर भी आप उसको कुछ ना कुछ पैसे में बेचने की कोशिश करोगे। इन्वेस्टमेंट भी आप सेल करोगे, गुडविल है वो भी आप सेल करने की कोशिश करोगे। सर गुडविल कैसे सेल करेंगे? यहाँ पे जो गुडविल है वो परचेज्ड गुडविल होती है, और परचेज्ड गुडविल अगर आपके पास है और आज भी उसकी कुछ वैल्यू है, तो हो सकता है कि कोई दूसरा जो पर्सन है वो बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहता है, तो आप उसको अपनी गुडविल भी सेल कर सकते हो। नहीं मिलेगा तो ठीक है, लेकिन मिल तो सकता है। तो जो भी कलेक्शन के लायक है उसको हम लोग रियलाइजेशन में शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो
क्या क्या शिफ्ट करेंगे, क्या शिफ्ट नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। रियलाइजेशन किसका हमें करना है, किसको हमें पेमेंट करना है और किसको पेमेंट नहीं करना है और रियलाइजेशन में शिफ्ट नहीं करना है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट। कैश एंड बैंक, इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से रियलाइज रिकवर्ड फॉर्म में है, कैश की फॉर्म में, तो इसको हम रिकवरी नहीं करेंगे। स्टॉक शिफ्ट कर देंगे, तो यहां लिखेंगे रियलाइजेशन टू स्टॉक, और एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे। सर ये बिकेगा कम या ज्यादा में, हमेशा हमेशा ये थोड़ा ऊपर या नीचे बिक सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट जो बुक वैल्यू है वो रियलाइज नहीं होती है कभी भी। जब आप बंद करते हो बिजनेस तो या तो यू विल रिसीव मोर और लेस, ठीक है, तो वो बाद की बात है कितना रिसीव होगा, बट एक बार इसको हमें अकाउंट क्लोज करना है। तो स्टॉक का बैलेंस है 50,000 डेबिट बैलेंस है और स्टॉक को नील करना है, तो मैंने क्या कर दिया, रियलाइजेशन टू स्टॉक 50,000, तो सारे अकाउंट नील कर देंगे। डेटर से कलेक्शन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, तो टू डेटर्स, और डेटर से कलेक्शन मैं कितना करना चाहता हूं, मैं पूरा 30,000 करना चाहता हूं, तो 30,000 पे हम लोग शिफ्ट करेंगे, पीबीडी लेस नहीं करेंगे, पीबीडी अल्टरनेट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। जब हम लाइबिलिटी साइड से शिफ्टिंग करेंगे तब इसको शिफ्ट कर लेंगे। सर यहाँ 28,500 पे करूं, नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे 30,000 रुपए कलेक्शन करने की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि 1,500 डूब सकता है, ये मैंने प्रेडिक्शन किया था, बट मैं कोशिश करूंगा कि मुझे 30,000 कलेक्ट हो। लोन टू ए शिफ्ट नहीं करेंगे, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम रियलाइजेशन में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, वो या तो पार्टनर लोन अकाउंट बनेगा सेपरेटली, और या फिर पार्टनर्स कैपिटल में उसका एडजस्टमेंट करेंगे। सर यहाँ पे क्यों शिफ्ट नहीं करते हम रियलाइजेशन के अंदर, क्योंकि रियलाइजेशन में हम हमेशा आउटसाइडर की लाइबिलिटीज को सेटल करते हैं, या आउटसाइडर का जो भी एसेट्स है वो कलेक्शन करते हैं। पार्टनर से रिलेटेड सेटलमेंट अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स लोन अकाउंट में होता है। सर ऐसा क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आउटसाइडर्स की प्रायोरिटी पहले होती है, कोई भी पैसा आएगा वो आउटसाइडर को पहले चुकाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग खाली आउटसाइडर को डील करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, कैश और बैंक का बैलेंस है वो हम शिफ्ट नहीं करेंगे, वो पहले से रियलाइज्ड है। दूसरा, पार्टनर से रिलेटेड चाहे कोई एसेट साइड में है चाहे कुछ भी लाइबिलिटी साइड में है, कभी भी शिफ्ट नहीं करेंगे। देखो क्या क्या चीजें दिख रही है, ये देखो, ये पार्टनर से रिलेटेड है, कैपिटल अकाउंट शिफ्ट नहीं करना है, और ये पार्टनर का लोन है, ये शिफ्ट नहीं करना है। उसके अलावा अगर करंट अकाउंट होता तो उसको भी शिफ्ट नहीं करते, करंट अकाउंट सेपरेटली हम लोग बनाते। तो पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी शिफ्ट नहीं करना है। प्लांट एंड मशीन कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। गुडविल, यस, गुडविल को रियलाइजेशन में शिफ्ट कर देंगे। सर उसको सेल कर नहीं पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल हो या नहीं हो हम कोशिश कर सकते हैं गुडविल को बेचने की। तो जो भी ऐसी एसेट है जिससे कलेक्शन पॉसिबल है, इट मे बी कलेक्टेड, तो उसको हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। बाद में कलेक्शन हो नहीं हो, कम ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेज, यस, शिफ्ट कर लेंगे। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेज आपके कुछ ऐसे होते हैं जो आपको वापस रिसीव नहीं हो सकते। जैसे आपने मोबाइल का रिचार्ज करवा लिया, अब आप यूज करो तो ठीक है, वापस नहीं मिलने वाला। आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया एडवांस में, वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन आपने लैंडलॉर्ड को 6 महीने का रेंट एडवांस दे रखा है, अब आपका बिजनेस बंद कर रहे हो, तो आप लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मैं बंद कर रहा हूँ बिजनेस, तो मेरा एडवांस मुझे रिफंड कर दो। तो हो सकता है कि लैंडलॉर्ड आपको कुछ पीरियड का रेंट है वो वापस से रिफंड कर दे। तो प्रीपेड अगर मैंने पे कर रखा है तो मैं कलेक्शन करने की कोशिश कर सकता हूं, यानी प्रीपेड को मैं शिफ्ट कर लूंगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये तो आपका कचरा है, कचरा, कूड़ा करकट है, इसके पैसे रियलाइज हो नहीं सकते, तो इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। तो सर इसको शिफ्ट नहीं करेंगे तो फिर तो इसको डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में लॉस जैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे वहां पे कर देंगे। तो एसेट साइड में सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। क्या क्या शिफ्ट नहीं करना अपने को, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम शिफ्ट नहीं करेंगे, कैश बैंक का बैलेंस शिफ्ट नहीं करेंगे, और फिक्टिशियस एसेट्स, P&L का बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये शिफ्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे जो भी एंट्री करेंगे, तो सारों का क्रेडिट बैलेंस है,
बैलेंस नील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे लाइबिलिटी को, और टू रियलाइजेशन, ठीक है। और क्या क्या शिफ्ट कर देंगे, क्रेडिटर बीपी, जो भी आउटसाइडर से रिलेटेड लाइबिलिटी है जिसको हमें चुकाना है तो उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, क्रेडिटर बीपी शिफ्ट कर देंगे। रिलेटिव्स लोन, व्हाट इज रिलेटिव्स लोन, आपने पार्टनर से तो लोन लिया तो वो तो पार्टनर का लोन हो गया, उसका ट्रीटमेंट अलग से करना पड़ेगा सेपरेटली। बट पार्टनर के रिलेटिव्स का मतलब हो गया कोई काका, बुआ, फूफा, ठीक है, वो पार्टनर की वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, इन सब से अगर लोन लिया तो वो फर्म के लिए आउटसाइडर की कैटेगरी में ही आते हैं। तो जैसे बाकी क्रेडिटर और अदर लोन्स वगैरह ट्रीटमेंट होंगे, वैसे ही रिलेटिव्स का भी लोन का वही ट्रीटमेंट होगा। तो रिलेटिव्स लोन को हम लोग शिफ्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट। जनरल रिजर्व कोई लाइबिलिटी है, इज इट अ लाइबिलिटी टू बी पेड? द आंसर इज नो। जनरल रिजर्व पार्टनर्स का रिजर्व है एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसको शिफ्ट नहीं करना है। प्रॉफिट एंड लॉस को शिफ्ट नहीं करना है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को अब भी कर लो एक बार के लिए पेंडिंग, इसको हम देखेंगे बाद में, डिटेल में अलग से देखेंगे कि ये शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें, क्योंकि इसमें कभी ये शिफ्ट होता भी है, कभी नहीं भी होता है, और कभी अमाउंट भी कम ज़्यादा शिफ्ट होती है, तो इसलिए बाद में इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद IFR, यस IFR को हमेशा शिफ्ट करेंगे। सर ये तो रिजर्व है, इसको क्यों शिफ्ट करने लग गए हम लोग? देखो ये मैंने लिखे नहीं है, क्रेडिटर वगैरह ये सब तो शिफ्ट करना ही है, ठीक है। IFR का लॉजिक बताता हूं कि अगर कोई भी आपकी एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड आपने कुछ प्रोविजन बना रखा है, किसी भी एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन बना रखा है, तो उस प्रोविजन को या उस रिजर्व को हमेशा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका इन्वेस्टमेंट के लिए बना रखा है, तो इन्वेस्टमेंट आपका शिफ्ट होगा, उसके ऑपोजिट साइड में IFR शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने डेटर्स के ऊपर PBD बना रखा था, तो डेटर शिफ्ट हुआ है, PBD ऑपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो PBD को मुझे यहां शिफ्ट करना पड़ेगा 1500 से, ठीक है। तो IFR हम लोग इसलिए शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि ये IFR इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसलिए हमेशा शिफ्ट होगा। कोई भी एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड अगर कुछ प्रोविजन रिजर्व बना हुआ है, तो उसको हमेशा उस लाइबिलिटी या एसेट के ऑपोजिट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमने शिफ्ट कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में देखो, एक दो आइटम लिखे नहीं है सर, यहाँ पे अगर EPF होता तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF है, या कुछ और वर्कर से रिलेटेड कोई रिजर्व बना रखा है आपने, तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि वो भी आपकी लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो भी शिफ्ट हो जाएगा, पे करना पड़ेगा आपको, आउटसाइडर लाइबिलिटी है। तो क्लियर हुआ? जो आपके रिजर्व है, पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व, ये शिफ्ट नहीं होते, या फिर पार्टनर का लोन शिफ्ट नहीं होता, पार्टनर के लोन को हम लोग सेपरेटली ट्रीट करेंगे। उसके अलावा बाकी सारे अकाउंट्स अपने रियलाइजेशन में शिफ्ट कर देंगे। तो रियलाइजेशन की एंट्रीज भी समझ आई, ठीक है। तो अकाउंट्स को क्लोज करना है, तो सारी एसेट्स को शिफ्ट कर दो रियलाइजेशन में, सारी लाइबिलिटीज को शिफ्ट कर दो रियलाइजेशन में। दो एंट्रियां बन रही है, तो एसेट्स के लिए एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू वेरियस एसेट्स, और सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। ये दो एंट्रीज के अंदर अपनी ऑलमोस्ट चीजें बैलेंस शीट की शिफ्ट हो गई, और इनके जो बैलेंसेज है वो नील हो गए। बट सर ये जो अमाउंट अपने बचे हुए हैं कैश का, और ये इनका क्या करेंगे? तो इनका हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं डिसोल्यूशन के केस में, ये 4 अकाउंट हम लोग बेसिकली बनाते हैं, ठीक है। ये 4 अकाउंट्स हैं, वो नेसेसरीली डिसोल्यूशन के केस में बनते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, तो अभी देखो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू कौन कौन से अकाउंट हम लोग क्लोज कर देंगे वो हमने समझ लिए। जिन पे राइट का साइन लगा रखा है वो हम लोग शिफ्ट कर देंगे रियलाइजेशन के अंदर। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, बैलेंसेस वगैरह, वो शिफ्ट कर देंगे। जैसे देखो, ये कैपिटल का बैलेंस है, ये पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस है, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, आउटसाइडर नहीं है, तो इसको पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा। जो रिजर्व वगैरह है वो किसी को पे नहीं करना है, वो रिजर्व पार्टनर्स के हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये रिजर्व भी पार्टनर कैपिटल में आ जाएंगे। ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, PCA लिख रहा हूं मैं इसको शॉर्ट में, ठीक है।
ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो जो हमने रिजर्व वगैरह जो यहाँ पे रियलाइजेशन में शिफ्ट नहीं किए थे वो पार्टनर कैपिटल में चले जाएंगे और उनका बैलेंस नील हो जाएगा। उसके बाद में सर पार्टनर्स लोन, ये देखो लोन के जो भी बैलेंस है उसका सेपरेट अकाउंट बन जाएगा, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। और कैश और बैंक में जो कैश का बैलेंस था वो कैश का बैलेंस कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये चारों अकाउंट बनाएंगे तो अपने यहाँ के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब का बैलेंस नील हो जाएगा। तो उसको नील करने के बाद में फिर आगे की प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शिफ्ट की हमने, उसके बाद में आपका रियलाइजेशन अकाउंट कुछ इस तरह का बन जाएगा। आपने रियलाइजेशन टू सारी एसेट्स इस तरफ शिफ्ट हो गई और लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन सारी लाइबिलिटीज इस तरफ शिफ्ट हो चुकी है। और उसके बाद में हम लोग रियलाइजेशन रिकवरी की प्रोसेस चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो भी एसेट्स हैं हमारे पास उनको सेल कर देंगे। तो ये जो भी एसेट्स आप सेल करोगे तो इनको सेल करने से आपके पास पैसे आएंगे कैश या बैंक डेबिट टू क्रेडिट। आप क्या करोगे, जैसे आपने स्टॉक सेल किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टॉक का बैलेंस ऑलरेडी नील हो चुका है, डेटर्स का बैलेंस नील है, सारी एसेट्स आपकी बैलेंस क्या हो चुके हैं, नील हो चुके हैं। आपके पास में अभी किसी का बैलेंस नहीं है। तो इसलिए बैंक में पैसे जब भी आएंगे, कोई भी एसेट बेचेंगे तो बैंक डेबिट करेंगे टू क्रेडिट, एसेट का नाम नहीं लिख करके टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में एंट्रीज आ जाएगी कलेक्शन के लिए बाई बैंक या बाई कैश, और किस किस एसेट से कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो सब हम लोग अंदर कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल से कितने रुपए मिले, डेटर से कुछ अमाउंट मिला, इन्वेस्टमेंट से कितने रुपए मिले, इस तरह से हम लोग सारी एसेट्स की टोटल कर लेंगे कितना कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सर स्टॉक 50,000 का था, यहाँ पे 40,000 ही मिले तो वो 10,000, उसको जितना भी कम ज्यादा रिसीव हो उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। पहले बुक वैल्यू पे इसको यहाँ हमने शिफ्ट किया और फिर यहाँ जितना कलेक्शन हुआ उतना यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। जो डिफरेंस होगा सर ये लॉस हो गया 10,000 का, वो एक साथ सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का निकल जाएगा। जब इस अकाउंट को फाइनली टोटल करेंगे तो कितना आपको प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ एसेट्स के रियलाइजेशन में वो एक साथ निकल जाएगा। तो इंडिविजुअली आपको नहीं देखना कि कौन सी एसेट्स में आपको फायदा हो रहा है या कौन सी एसेट्स के अंदर आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जब हम लोग लाइबिलिटीज पे करेंगे तो लाइबिलिटीज के पेमेंट की एंट्री इस तरफ आ जाएगी टू बैंक, और यहाँ पे सिंपल सी जर्नल एंट्री बनेगी। लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो तो बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट करो, और डेबिट लाइबिलिटी का नाम नहीं करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी पहले से नील हो चुकी है, रियलाइजेशन में शिफ्ट हो चुकी है। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक। दो ही एंट्रियां बनती है उसके बाद में, एक बार शिफ्ट होने के बाद में बैंक टू रियलाइजेशन कलेक्शन के लिए और पेमेंट के लिए रियलाइजेशन टू बैंक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि कितना पैसा किस किस को चुकाया, क्रेडिटर को कितना चुकाया, लोन के लिए कितना चुकाया, इस तरह से। ठीक है, और ये टोटल आपका हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सा फंडा है, पहले सारी एसेट्स शिफ्ट हो गई, यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज शिफ्ट हो गई, उसके बाद में एसेट से जो भी कलेक्शन होगा वो इस तरफ एंट्री आएगी, जो भी लाइबिलिटीज को पे करेंगे वो इस तरफ एंट्री आएगी। और साथ में ये भी ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी होता है कि एसेट्स है वो किसी कारण से मार्केट में सेल नहीं हो पा रही है, मान लो इन्वेस्टमेंट कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो, या फिर कभी किसी पार्टनर को कोई एसेट है उसके अंदर इंटरेस्ट होता है तो वो पार्टनर भी उस एसेट को रख सकता है। तो अगर पार्टनर ले लेता है एसेट तो एज यूजुअल हमारे लिए, फर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से सेल ही हो रही है। तो उसकी क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर कोई भी एसेट ले लेगा तो वो बैंक से पैसे नहीं देगा तो पार्टनर का नाम लिख देंगे, जैसे बाई एज कैपिटल। ए ने मान लो प्लांट एंड मशीनरी ए ने रख लिया तो कितने रुपए में रखा, वो एंट्री यहाँ जाएगी बाई एज कैपिटल, यानी इतना पैसा ए से रिकवर हो गया अपने को। तो और को भी कोई लाइबिलिटी अगर पार्टनर पे कर दे तो यहाँ पे भी पार्टनर का नाम आ जाएगा टू बीज कैपिटल। कोई रिलेटिव था बी का जिसका लोन था वो बी ने पे कर दिया तो यहाँ टू बैंक नहीं टू बीज कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद में रियलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस भी लग जाते हैं हमारे।
तो कोई भी एक्सपेंस लग गया तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक एक्सपेंसेस के लिए। क्लियर है। और कई बार हमारे बिजनेस में कुछ ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी होती है जिसको भी हमें पे करना पड़ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ एसेट्स हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी बट उससे कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, तो बैंक टू रियलाइजेशन। सर वो रिकॉर्ड तो हो नहीं रखी लेकिन अभी पैसा तो आया आपके पास में, पैसा आते ही बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी, मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी बट वर्कर पैसे लेने के लिए आ गया तो उसको हमने 10,000 रुपए पे कर दिए, तो एंट्री कर लेंगे रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन टू बैंक सीधा एक्सपेंस पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। सर वो लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में थी नहीं, तो बैलेंस तो उसका नील है पहले से ही, हमारी बुक्स में आउटस्टैंडिंग का बैलेंस तो पहले से नील है, तो उसको अब नील करने की जरूरत नहीं है। बट आपने जो पे कर दिया, बैंक से आपका पैसा गया, तो उसको लिख लेंगे रियलाइजेशन टू बैंक। क्लियर है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एसेट भी बिजनेस में हो सकते हैं, उनको सिंपल है एकदम सीधा, या तो पेमेंट रिसीव करो या पे करो, बस एंट्री कंप्लीट। और इसको जब हम टोटल करेंगे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस होगा, जिसको पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग। ठीक है। तो एकदम सिंपल सा फंडा है। देखो एक बार फटाफट से सम अप कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो चेक करेंगे कौन कौन पार्टनर है और बैलेंस शीट में क्या क्या सिचुएशंस है। तो बैलेंस शीट को फटाफट से हम लोग क्या कर लेंगे, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को नील कर देंगे रियलाइजेशन में शिफ्ट करके। और आपको बता दिया कि रियलाइजेशन में कौन सा शिफ्ट करना है, कौन सा नहीं शिफ्ट करना है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते अपने को और अच्छे से इसमें एक्सपर्टाइज हो जाएगा। तो सारी एसेट्स को शिफ्ट करेंगे डेबिट साइड में, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में, फिर एसेट्स की कलेक्शन इस तरफ आएगी और सारी लाइबिलिटीज की कलेक्शन ये हमेशा इस तरफ कलेक्शन होगा, इनका हमेशा इधर पेमेंट होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी पे करेंगे और रियलाइजेशन के खर्चे पे करेंगे। प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक। सो चलिए देखिए क्वेश्चन अपने, क्वेश्चन लिया मैंने एक सीबीएसई सैंपल पेपर से और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और अभी अपने जो इसकी एंट्रीज वगैरह है या कुछ भी थियोरेटिकल पॉइंट्स है वो सब हम लोग नोट डाउन करेंगे, बट आज की क्लास में हम लोग पहले इसका कंसेप्ट एकदम पैक कर लेते हैं, पूरी तरह से बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एंट्रीज वगैरह आराम से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखना। पार्टनर है एक्स एंड वाई वो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1 और बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स है वो हम लोग सीधा रियलाइजेशन में शिफ्ट करना है अपने को, बाद में पढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट एंड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वर डिसाइडेड अपॉन। ठीक है। अब ये सारे अरेंजमेंट्स छोड़ दो, फिर लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट। आपको 3 चीजें बनानी है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। ठीक है। तो हम लोग तीनों अकाउंट एक साथ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलो बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट, तो चलो तीनों अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब देखो सबसे पहला काम, जो भी आपके सामने बैलेंस शीट है उसके बैलेंस शीट को फटाफट से रियलाइजेशन में शिफ्ट करते हैं। तो एसेट साइड पे आ जाओ, एसेट साइड में देखते रहो और देखो सबसे पहले लिखा हुआ है बैंक। तो बैंक है वो ऑलरेडी रिकवर्ड है, उसको रियलाइज नहीं करना है, इसलिए बैंक का बैलेंस यहां शिफ्ट कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैलेंस है आपका 20,000। उसके बाद में है डेटर्स, डेटर्स को शिफ्ट कर लेंगे एसेट में, टू डेटर्स अमाउंट है 17,000। हमेशा ग्रॉस डेटर पीबीडी इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ऑपोजिट साइड। ठीक है। और क्या क्या एसेट शिफ्ट करनी है, स्टॉक शिफ्ट कर लेंगे, जो भी एसेट रिकवर हो सकती है वो सब शिफ्ट कर लेंगे। स्टॉक शिफ्ट करो, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, फर्नीचर भी कर देंगे, बिल्डिंग कर लेंगे, गुडविल भी शिफ्ट कर लेंगे। अगर रियलाइज होती है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस शिफ्ट नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस को बाकी सब शिफ्ट करो, प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्टली कहां शिफ्ट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो टू P&L अकाउंट, और इनके रेशियो के अंदर 4:1।
तो प्रॉफिट एंड लॉस है अपने पास में 10,000, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया 8,000, 2,000। तो एसेट साइड के अंदर आप लोग देखो कि एसेट साइड में सारे बैलेंस नील हो चुके हैं। बैंक का बैलेंस यहाँ शिफ्ट हो गया, वो रिकवर्ड है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के अंदर लॉस को, और उसके अलावा जो भी एसेट्स बची थी वो सारी हमने यहाँ शिफ्ट कर ली। ठीक है, सारी पूरा एसेट साइड अपना नील हो गया। उसके बाद आ जाओ अपने लाइबिलिटी साइड में, जो भी आउटसाइडर की लाइबिलिटी पे करनी है उसको शिफ्ट कर लेंगे रियलाइजेशन में, और कोई भी रिजर्व वगैरह है तो उसको शिफ्ट करेंगे डायरेक्ट पार्टनर में, और पार्टनर का लोन हम लोग अलग से अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्रेडिटर शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक्स ब्रदर लोन, भाई का लोन है, रिलेटिव का लोन एज आउटसाइडर लोन ट्रीट होता है, तो वो भी शिफ्ट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमेशा शिफ्ट होता है। लॉजिक बताया था कि कोई भी एसेट और लाइबिलिटी के अगेंस्ट में अगर कोई रिजर्व या प्रोविजन बना रखा है तो उसको हमेशा शिफ्ट करते हैं। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट कर लेंगे। चलो, एंड नाउ यू नीड नॉट टू लुक एट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर आप देखते हो तो आपको मिलेगा कि सारे के सारे बैलेंसेज नील हो गए एक्सेप्ट वाइज लोन। वाई के लोन का आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। वाई का लोन लाइबिलिटी में है, उसको पे करेंगे, तो वाइज लोन डेबिट टू बैंक, तो यहाँ एक एंट्री आ जाएगी बाई वाइज लोन। और वाई का लोन अकाउंट अपने को पूछा नहीं है इसलिए हम नहीं बना रहे। ठीक है, और अब अपने जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से पैसे रियलाइज हो रहे हैं उसकी एंट्रीज करनी है। तो एकदम सिंपल है, जो भी एसेट से पैसा रियलाइज होगा वो इस तरफ रियलाइज होगा, लाइबिलिटी चुकानी है तो वो इस तरफ चुकाएंगे। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। एसेट से पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे, कुछ भी चुकाना है तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक रियलाइजेशन डेबिट करेंगे। तो अभी अपने सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है एक्स एग्रीड टू पे ऑफ हिज ब्रदर लोन, तो एक्स पे कर रहा है तो एक्स कैपिटल ब्रैकेट में ब्रदर लोन, और अमाउंट कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मान लेंगे कि जितना लोन था उतना एग्जैक्टली पे कर दिया 8,000। ठीक है, उसके बाद में डेटर्स प्रूव्ड 5,000 बेड, तो डेटर्स में से 5,000 डूब गए, बाकी रिसीव कर लो। तो बाई बैंक कंबाइंड एंट्री कर देते हैं, बाई बैंक करके, और जो जो एसेट से पैसा रियलाइज हो रहा है वो सारा लिखते रहते हैं। तो डेटर्स से कितने पैसे आएंगे, डेटर्स से आ जाएंगे अपने 17,000 के डेटर्स हैं, ये देखो डेटर्स 17,000 के हैं, और 5,000 रुपये अगर डूब जाएंगे मतलब 12,000 फिर भी रिसीव हो रहा है। ओके, और उसके बाद में हमारे पास में है अदर एसेट्स रियलाइज्ड, इन्वेस्टमेंट 20% लेस, इन्वेस्टमेंट 20% लेस करके लिखो, तो ये आपके पास में रियलाइज हो गए। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ते जाओ, इसको लिखते जाओ। इन्वेस्टमेंट आ गए 20,000 पे, गुडविल रियलाइज हो गया 6,000 पे। ठीक है, और आपका बिल्डिंग भी रियलाइज हो रहा है। बिल्डिंग वर रियलाइज्ड, उसके ऊपर क्रेडिटर को पेमेंट करना था, वो बाद में करते हैं। ऑक्शनड फॉर 30,000 एंड ऑक्शनर कमीशन 1,000, तो 30,000 रुपये पे बिल्डिंग सेल हुई, बट आपने नीलामी से बेची है। व्हाट इज ऑक्शन, नीलामी के अंदर बेची है, तो वहां पे 1,000 रुपये आपका एक्सपेंस भी लग गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली 29,000 रिकॉर्ड करो। पैसे आपके हाथ में कितने आएंगे, 29,000, क्योंकि जो ऑक्शनर है उसने अपना 1,000 कमीशन काट लिया होगा उसके अंदर से। उसके बाद लिखा है वाई ने स्टॉक ले लिया, तो एसेट्स आपकी इतनी रियलाइज हो रही है क्या, कुछ स्टॉक भी रियलाइज होगा, तो वो लिख लेते हैं, कितना आएगा बाद में देखते हैं। फिर कह रहा है वाई ने स्टॉक ले लिया, तो वाई इज कैपिटल, स्टॉक टेकन, तो जो भी स्टॉक रियलाइज होगा तो एंट्री इसी तरफ आनी है। अगर बैंक से रियलाइज हुआ तो बाई बैंक, और या फिर पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो क्या बोला है अपने को, वाई टुक ओवर ए पार्ट ऑफ स्टॉक एट ₹4,000, 4,000 पे ले लिया, तो यहाँ 4,000 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू, बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि ये आपका है 80%, 100 माइनस 20 दैट इज 80%। तो एक्चुअल वैल्यू जो वाई ने स्टॉक लिया उसकी कितनी है, 5,000। 4,000 का स्टॉक 80% पे लिया है, दैट मीन्स 5,000 बुक वैल्यू का स्टॉक वो लेके चला गया। तो स्टॉक हमारे पास था 15,000, 15 में से 5 गया, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा, 10,000, और
लिखा हुआ है कि रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज्ड, बैलेंस स्टॉक रियलाइज्ड 50%, यानी कि बचे हुए स्टॉक से 5,000 रुपये रिसीव और हो गए। तो यहाँ बाई बैंक आ जाएगा स्टॉक का 5,000, और ये आपका टोटल बैंक में पैसा आ गया 72,000, ठीक है। और ये वाई लेके चला गया 4,000 की एसेट्स। तो आपकी एसेट्स जो सारी थी वो कैसे रियलाइज हो गई, इतनी बैंक के थ्रू आपने रियलाइज कर ली, आउटसाइडर्स को बेच दी, लोगों को, और ये 4,000 का स्टॉक है वो वाई खुद लेके चला गया। उसके बाद लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं। लाइबिलिटीज के पेमेंट के लिए अपने को बोल रखा है इसने कि वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 वाज पेड ओनली 3,000, यानी उससे 2,000 का डिस्काउंट मिल गया। तो क्रेडिटर में से 2,000 का डिस्काउंट लेस कर दो, बाकी को पे कर दो टू बैंक, और ये आपका हो गया क्रेडिटर कितने रुपए, 6,000, ठीक है। तो इसके हिसाब से सारे पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए 2,000 के, तो इसको भी टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, क्लियर है। तो जितने भी पॉइंट्स थे सारे पॉइंट हमने ट्रीट कर लिए। उसके बाद में अब समझना काम की बात, एक तो देखो हमेशा चेक करना है कि कोई लाइबिलिटी छूट तो नहीं गई। पीबीडी तो ठीक है, रिकवर होना ही नहीं है, क्रेडिटर चुका दिया हमने। बैंक ओडी इज मिसिंग, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, हमेशा हमेशा आपको जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको चाहे क्वेश्चन में पे करने का बोले या ना बोले, हमें उसको पे करना ही पड़ेगा। और जब भी वो नहीं बोले तो उसको हम लोग पे करेंगे एट बुक वैल्यू। अगर यहाँ पे बैंक ओडी 6,000 है तो हमें उसको 6,000 पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। ब्रदर्स लोन पहले से पे हो गया, एक्स ने पे कर दिया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे नहीं करना होता है, तो यानी कि अब हमारी सारी लाइबिलिटी सेटल हो गई 14,000 पे, ठीक है। और उसके बाद में अब क्वेश्चन आएगा माइंड के अंदर कि सर ये फर्नीचर यहाँ पे रियलाइज नहीं हुआ, तो एसेट साइड में हमें चेक नहीं करना, मान के चलना है कि जो भी एसेट्स की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी है, सेल करने का नहीं बोला है, तो उसका मतलब वो नील वैल्यू हो चुकी है, उसको हम सेल नहीं कर पाए। लाइबिलिटीज में उल्टा है, लाइबिलिटीज पे करना ही पड़ेगा। एसेट्स है, रियलाइज नहीं करने का बोला तो जीरो मान लेंगे, जबकि लाइबिलिटी को सेम वैल्यू पे करना पड़ेगा। तो ये नाउ सब कंप्लीट है। देखो कुछ नहीं किया हमने, जितनी भी एसेट्स थी वो सारी यहाँ पे सेटल की। उसके बाद में कलेक्शन हो गया, लाइबिलिटीज सारी यहाँ लेके आए हम लोग, और लाइबिलिटीज को सबको पे कर दिया। जो भी खर्चे वर्चे लगे वो सारे सेटल हो गए। अब हम लोग इसकी टोटल करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं, और प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो टोटल करते हैं। देखो इस साइड की, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,14,000, और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,05,000। तो यानी कि 9,000 रुपए का लॉस हो गया। 9,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो चुका है। लॉस को पार्टनर्स के अंदर शिफ्ट कर देंगे। लॉस ट्रांसफर्ड, कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई, 4:1 के अंदर 7,200, 1,800। तो बैलेंस शीट अपनी पूरी की पूरी, सबसे पहला काम बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स थे वो सारे अपने को नील करने थे, वो हमने कर लिए। रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में सर ये जो दोनों अकाउंट बचे हुए हैं इनको कंप्लीट करना सबसे आसान काम। जो बैलेंस शीट से देखो बैलेंस लेना था वो ले लिया, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना था वो कर दिया। अब अपने सामने सब कुछ, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं देखना। अब यहाँ पे चेक करो पार्टनर का नाम कहाँ आया है, ये देखो एक्स कैपिटल, ये एंट्री क्रॉस पोस्टिंग बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख लो ब्रदर्स लोन, और किसका है, एक्स का, तो एक्स के कॉलम में 8,000, क्लियर है, क्रॉस पोस्टिंग है। और लॉजिक आपको पता है कि अगर लोन एक्स ने पे किया है तो एक्स की कैपिटल विल इंक्रीज। इसी तरह यहां पे और देखो, नाम नहीं है किसी पार्टनर का, इस तरफ देखो, सबसे पहले वाई, वाइज कैपिटल, वाई स्टॉक लेके चला गया तो वाई की ड्राइंग है ये, एक तरह से लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्रॉस पोस्टिंग, स्टॉक लिखो ब्रैकेट के अंदर, और वाई के कॉलम में 4,000, ठीक है। और उसके बाद देखो लॉस है तो टू रियलाइजेशन लॉस 7,200, 1,800, ठीक है। ये ट्रांसफर हो गया, ये भी ट्रांसफर हो गया, और ये भी ट्रांसफर हो गया। तो एक्स वाई की जो भी एंट्रीज आपको, यानी कि
पार्टनर्स कैपिटल के लिए एकदम सिंपल सा फंडा है। बैलेंस शीट के अंदर जो भी पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट है या कोई रिजर्व वगैरह है वो सारे पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करो और उसके बाद में रियलाइजेशन से कोई भी क्रॉस पोस्टिंग है वो शिफ्ट करो। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। फिर टोटलिंग कर दो आप लोग इसका। तो ये देखो, ये मैंने इनका टोटल करके और ये बैलेंस निकाल दिया, और जो इसमें बैलेंस होगा उसको हम लोग बैलेंस सीडी नहीं लिखते क्योंकि अब फर्म बंद हो चुकी है, तो लिखेंगे टू बैंक। ये हो गया आपका फाइनल पेमेंट या फाइनल सेटलमेंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जितना भी बैलेंस बचेगा वो उसको इमीडिएटली पे कर देंगे, और अगर कम रहेगा तो उससे पैसे मंगवा लेंगे। अगर इधर डिफरेंस आता तो बाई बैंक पार्टनर लेके आता, और अगर यहाँ बैलेंस है तो पार्टनर्स को हम लोग पे कर देंगे। तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। जैसे ही रिलेशन खत्म होता है ये अकाउंट भी साथ में क्लोज हो जाता है। और बैंक अकाउंट सर हम लोग कैसे क्लोज करेंगे? इसमें पहली चीज, बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं क्योंकि सारे बैलेंस नील हो चुके हैं। बैंक का बैलेंस आपका सेटल होना बहुत जरूरी है कि जितने आपने पे किए हैं, पार्टनर्स को मैंने पे तो कर रहा हूं यहाँ पे, पर क्या मेरे पास इतने पैसे थे कि नहीं थे, और सारे पैसे चुकाने के बाद क्या बैलेंस जीरो हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस जीरो होना चाहिए। तो हम लोग एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो जो बैलेंस बीडी था वो हमने लिख लिया कैश का बैलेंस शीट से, और वाई का लोन पे किया वो एंट्री कर चुके हैं। उसके अलावा आप अब देखो कि यहाँ देखो क्या कितना पैसा यहाँ पे कर रहे हैं, 14,000। क्रॉस पोस्टिंग करो इधर बाई रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखो सन्ड्री एक्सपेंसेस या जो भी ये लाइबिलिटीज हमने पे की है 14,000 की सन्ड्री लाइबिलिटीज रियलाइजेशन से लेके आए। उसके बाद देखो कलेक्शन कितना हुआ था, 72 का। तो ये यहाँ पे क्रॉस पोस्टिंग लिखो 72। कुछ भी नहीं करना, ये सब काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो पता है पैसे कलेक्शन हुआ था, बाई बैंक एंट्री आई थी, तो इधर टू रियलाइजेशन। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल के अंदर देखो इस साइड कोई एंट्री नहीं, यहाँ पे एंट्री है, पेमेंट किया है हमने, तो उधर एंट्री आ जाएगी बाई एक्स कैपिटल बाई वाईज कैपिटल। 42,800 एंड है आपका 32,200। ठीक है, तो जितना भी आपने बैंक का यूज किया है वो सब क्रॉस पोस्टिंग करो, और उसके बाद में इसका टोटल कर दो, एंड टोटल मस्ट बी इक्वल। 92,000 आ रहा है इधर भी, और इधर भी आपका 92,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका मैच हो जाएगा, और ये मैच होने का मतलब आपका क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आज की क्लास में हम लोग ये इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।